डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ की एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ और मेरे माता पिता की मौत तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था। शायद उस समय मैं 7 से 8 साल का रहा हूँ जब मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी परवरिश मेरे चाचा जी ने की। मुझे पहले से पता था मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी की कभी नहीं बना करती थी, लेकिन एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत होने के कारण मैं बोझ की तरह उन्हें मिल गया था, जिसकी परवरिश उन्हें करनी ही पड़ती। समाज के तनाव के कारण वो मेरी परवरिश कर रहे थे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। वो तो मेरी पढ़ाई भी छुड़वाना चाहते थे और मुझे अपनी दुकान पर ही काम पर लगाना चाहते थे। मैं जैसे ही पढ़कर घर आता वो मुझे सीधा दुकान में बुला लेते, जहां मुझे काम करना पड़ता, लेकिन मुझे मिलता कुछ नहीं। खाना भी मुझे अधूरा सा मिलता, हर चीज़ मुझे पुरानी मिलती। इसीलिए मैं बहुत परेशान हुआ अपने बचपन में। मुझे कभी भी वो प्यार मिला ही नहीं जो चाचा जी अपने बेटे को दिया करते थे। वो खेला करता था, हर खुशी पाया करता था। मुझे खेलने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, बल्कि सारा दिन मेरा दुकान में निकल जाता। मेरे चाचा जी चाहते थे मैं 12वीं करने के बाद उनके साथ ही दुकान में काम पर लग जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। वहाँ पर अगर मैं काम पर लग जाता तो मेरी सारी उम्र उनके नीचे ही निकल जाती। मुझे खाने पीने को भी पूरा नहीं मिलता और ऐसी ज़िंदगी में आगे जीना नहीं चाहता था। मैं पढ़ना चाहता था। इसीलिए मैंने उस गांव को छोड़ दिया और मैं कोलकाता आ गया। यहाँ पर मैंने उस उम्र में भी हर काम किया था। दुकानों में झाड़ू लगाया था, मैंने रेस्टोरेंट में बर्तन भी मांजे थे और जितने पैसे बचते उन्हें जोड़कर मैं ग्रेजुएशन करना चाहता था। बड़ी मेहनत लगी मुझे ग्रेजुएशन करने में, लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही मेरी और परेशानियाँ बढ़ गई। यहाँ पर खर्च बहुत ज़्यादा होने लगा था और मैं धीरे धीरे तरक्की करना चाहता था। पहले तो मैं अपने एक दोस्त के साथ उसके घर में रह रहा था, लेकिन वो तो विदेश चले गए और मुझे भी वो उस घर में रहने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मुझ पर उन्हें थोड़ा बहुत शक होने लगा था। घर में कोई तो था जो सामान को चुरा रहा था और उनका शक मुझ पर था। जैसे ही वो विदेश गए मुझे भी वो घर छोड़ने के लिए कह दिया। उसके बाद मुझे किराए पर एक घर लेना पड़ा और इस तरह से मेरे खर्च इतने बढ़ गए कि मेरे पास एक भी पैसा बचता नहीं था। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं चाहता था मुझे अच्छा सा काम मिल जाए। मैंने मन में यही सोचा हुआ था, अगर आप पढ़ाई अच्छी कर लो तो काम भी अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पर मेरी उम्मीदों को एक धक्का सा लगा। अच्छी तनख्वाह वाला काम मुझे मिल नहीं रहा था और छोटे काम करके मैं आगे गुजारा नहीं कर सकता था। मैं हमेशा के लिए इसी तरह से गरीब रह जाता और मेरे मन की तमन्नाएं जो बचपन में पूरी नहीं हो पाई, मैं उसे जवानी में पूरा करना चाहता था। इसके बाद आने वाले बुढ़ापे में मैं इस तरह से अपने होने वाली पत्नी और बच्चे को परेशान नहीं करना चाहता था। अगर मैं पैसे कमा ही ना पाया तो मैं शादी भी नहीं करूँगा। मैंने यही सोचा हुआ था। मैं दर दर भटक रहा था, दोस्तों को फ़ोन घुमा रहा था, हर किसी के पास जाता कि कोई मुझे अच्छा काम दिला दे, लेकिन कोई भी मुझे 10,000 से ज़्यादा पैसे देने वाला काम दिला ही नहीं पाता था और इससे मैं गुजारा नहीं कर सकता था। इससे मैं पैसे नहीं बचा सकता। भले ही ठीक ठाक खाने को मिल जाए, खर्च निकल जाए, लेकिन आगे मैं नहीं बढ़ सकता था। इस तरह मैंने हर किसी को कह रखा था और एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर एक पैम्पलेट गिरा हुआ था। इस पर काम का इश्तिहार दिया गया था, लेकिन नीचे कुछ भी एड्रेस नहीं बताया गया था। एक विजिटिंग कार्ड उसके साथ चिपकाया गया था जिसमें फ़ोन नंबर था, लेकिन वहाँ भी कोई एड्रेस नहीं था। ये क्या काम था, क्या करना होगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और उस पर लिखा था 50,000 तनख्वाह होगी। और इस बात ने मेरी आंखें खटका दी थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, क्या सच में ऐसा काम हो सकता है?
अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर पैम्पलेट हर घर में इसी तरह से फेंके गए होंगे तो बहुत लोग जाएंगे। कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगा और ये काम मुझे फ़ोन करके ही पता चलेगा। मैंने उसी वक्त वो फ़ोन घुमा दिया और वहाँ पर कोई बुज़ुर्ग आदमी था जो मुझसे बात कर रहा था। वो बहुत ही लहजे में बात कर रहा था और उसने कहा कि यहाँ कोलकाता में ये काम नहीं है। ये जंगल के बीच में बना एक फार्म हाउस है और वहाँ पर मुझे काम मिलेगा। पहले तो मैं थोड़ा घबरा रहा था कि शहर से दूर जाकर मुझे क्या सच में इतने पैसे मिल भी जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। यहाँ से काफ़ी घंटे का सफ़र होगा, लेकिन वहाँ पहुँचकर शायद मुझे अच्छा काम मिल ही जाए। मुझे पहले आसपास के किसी शहर में जाना होगा और मैं पूरा एड्रेस तो लिख पाया था, लेकिन उस जगह की पूरी जानकारी मुझे नहीं थी। बस के सहारे शायद उतनी दूर पहुंचा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये फार्म हाउस जंगल के बीच में कहीं पर बना हुआ था। आसपास कौन से शहर कौन से गांव हैं, इस चीज़ के बारे में कई लोगों से मैंने पूछा, लेकिन किसी ने खास खबर नहीं दी मुझे। इसीलिए मैंने दोबारा वहाँ पर फ़ोन घुमाया, उनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ पर बस के सहारे आ सकता हूँ, कैसे इतनी दूर उस फार्म हाउस तक पहुँचूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मैं इसी तरह से अपनी मजबूरियां बता रहा था और उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि वहाँ एक छोटा शहर है, तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है, एक गाड़ी आएगी तुम्हें लेकर उस फार्म हाउस तक चली जाएगी। फार्म हाउस में हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें वहाँ बताऊँगा क्या काम है तुम्हारा। मैं खुश था, चलो मुझे लेने के लिए गाड़ी तो आएगी। जंगल के बीच में मुझे मुश्किल से तो नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था कहीं चलकर ही ना जाना पड़ जाए। मेरी मजबूरी भी ऐसी है, मैं जाऊंगा। मुझे वहाँ पर इतनी तनख्वाह अगर मिल सकती है तो मैं वहाँ पहुँचूंगा। अगर जंगल के बीच में इस तरह का फार्म हाउस बना हुआ है, यहाँ इतनी दूर शायद कम ही लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। कितनी एडवर्टाइजमेंट की होगी इन्होंने, मैं इसी बारे में सोच रहा था और अगली सुबह मैं उस तरफ चल पड़ा। उस शहर में पहुंचने में मुझे 8 घंटे लगने वाले थे और वहां पहुंचकर छोटा सा शहर आंखों में खटक रहा था। लोग इतने अमीर नहीं लग रहे थे, कोई बड़ी बिल्डिंग वहां पर नहीं थी। ये तो एक साधारण सा शहर था जहां पर शायद ही 15-20 हज़ार से ज़्यादा किसी को मिलते होंगे। आखिर उस पैम्पलेट में झूठ ही तो नहीं बताया गया। वहां पर एक छोटे से घर का कमरा मेरे लिए बुक किया गया था। वो टूटा फूटा सा घर था और वो कमरा भी ज़्यादा साफ नहीं था। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्या यहाँ पर मुझे रहना होगा? दोपहर तक इसी तरह से वहाँ मैं रहा। ना तो मुझे खाने को कुछ मिला, ना पीने को कुछ मिला। मैं आसपास घूमकर खाना और पानी लेकर आया और लगभग शाम के 6 बजे एक गाड़ी आई मुझे लेने के लिए। मैं उस गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी बढ़ चली जंगल की ओर। जंगल की तरफ जाते समय वो सड़क काफ़ी टूटी फूटी सी लग रही थी। शायद पिछले 10 सालों से वो सड़क बनी नहीं होगी। जंगल के जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे, उस सड़क की हालत ज़्यादा खस्ता होती जा रही थी। फिर भी जो गाड़ी मुझे लेने के लिए आई हुई थी वो शायद 30 से 40 साल पुरानी होगी। बिल्कुल चमक फिर भी वो रही थी, जैसे नया ही इंजन उसमें डलवाया गया हो। वो ड्राइवर भी आगे की तरफ देखे जा रहा था। उसने तो मुझसे नज़रें तक नहीं मिलाई, बस गाड़ी में बैठे हुए ही आवाज़ें लगाकर मुझसे बातें करता रहा। ड्राइवर और पैसेंजर सीट में कांच लगा हुआ था और बीच में कोई भी छेद नहीं था जिससे हम आपस में बात कर पाते। मैं भी अपनी खिड़की की वो कांच को नीचे करके, वो भी अपनी खिड़की की कांच नीचे करने के बाद मुझसे बात कर पाता। इसी तरह से हम ऊंचे बोलते हुए थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे और वो मुझे उतना ही जवाब देता जितना मैं पूछता। ना वो फालतू बात कर रहा था और मैं भी अब घबराने लगा था, कहीं मुझे काम से हाथ ही ना धोना पड़ जाए। मेरी एक गलती के कारण ही यहाँ से मुझे निकाला ना जाए। जैसे ही मैं उस फार्म हाउस के करीब पहुँचा, उसे देखते ही हैरान हो गया। ये काफ़ी बड़ा और सुंदर फार्म हाउस था, जिसे किसी महल की तरह बनाया गया था। एक ऐसा महल जिसके आगे बहुत बड़ा गार्डन था। एक तरफ इस तरह से छोटे छोटे पौधों को लगाया गया था जैसे वहाँ पर भूल भुलैया बनाई गई हो। एक तरफ स्विमिंग पूल था जो बहुत ही साफ लग रहा था, जैसे हर रोज़ उसकी सफाई की जाती हो। मैं जैसे ही उस महल के और करीब जाता जा रहा था, मुझे नज़र आ रहा था कितना विशाल महल है वो, और उसके बाहर चांदी का वर्क किया गया था। जैसे वो चमक मेरी आंखों में पड़ रही थी।
भले ही सूरज काफ़ी नीचे चला गया था और अब रात होने वाली थी, फिर भी दीवारें बिल्कुल चमक रही थीं। महल जैसे चांदी का बनाया गया हो और उसमें बहुत सारी संगमरमर लगी हुई थी। वहाँ बड़ा सा गेट था जो उस महल के अंदर जाने के लिए था, लेकिन चार दीवारी भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मैंने पहले तो सोचा यहाँ पर ज़रूर अमीर लोग आते होंगे, क्योंकि आसपास लकड़ी के छोटे छोटे घर बनाए गए थे। वो भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे, जैसे पुराने ज़माने के बनाए गए हों। मैं जैसे ही उस महल के काफ़ी करीब पहुँचने वाला था, पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई। यह वही ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर उस महल के एक तरफ जा रहा था। यहाँ पर रास्ता बनाया गया था जो काफ़ी सुंदर था। वो सफ़ेद पत्थर से बनाया गया था, लेकिन उस पर सीमेंट भी जैसे पारदर्शी चढ़ाया गया हो। उस फार्म हाउस से बाहर मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन फार्म हाउस के अंदर काफ़ी ठंडा सा माहौल था। हर तरफ फव्वारे लगे हुए थे, जिस कारण हवा भी साफ हो चुकी थी और ठंडी हो चुकी थी। महल का वो गेट खोलते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। महल अंदर से सोने का लग रहा था, जैसे हर जगह सोना ही सोना लगाया गया हो। वहाँ पर महंगी महंगी पेंटिंग्स लगी हुई थी। वहाँ पर जो फर्नीचर था वो भी देखने लायक था। बड़े बड़े कमरों के बड़े बड़े दरवाजे दिख रहे थे। ये 2 मंजिला महल था, लेकिन इसका आकार 3 मंजिल के बराबर था। इस तरह के बड़े बड़े कमरे और मैं बयान नहीं कर सकता। नीचे से चलते वक्त मुझे अपना चेहरा तक फर्श में नजर आ रहा था, इतनी सफाई थी वहाँ पर। यहाँ पर इतनी शांति थी जैसे कोई ना हो। सामने सोफा रखा हुआ था और उसके आगे एक कागज रखा हुआ था। मैं उस कागज के पास पहुंचा तो उसमें लिखा गया था सिट। कोई यहाँ पर शायद रिसीव करने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पढ़कर मैं उस सोफे पर बैठ गया। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ लेकर आया हुआ था और मुझे यहाँ पता चलने वाला था कि काम क्या है। इसी के साथ मुझे सही में कितने पैसे मिलेंगे वो भी बताया जाएगा। लेकिन यहाँ कौन आने वाला है? उसके बाद मैंने सामने से चलकर आते हुए एक बुजुर्ग को देखा। मुझे उसकी पहचान जैसे हो गई थी। ऐसे ही बुजुर्ग से मैंने फ़ोन पर बात की थी और उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में 2 ग्लास थे, शायद वो उसमें जूस भरकर मेरी तरफ ही आ रहा था। यहाँ इतने बड़े महल में काम करने के लिए लोग होने चाहिए। किस तरह से वो खुद ही मेरे लिए जूस ला रहा था। उसने 1 ग्लास जूस का अपने सामने रखा, एक मेरे सामने रख दिया। उसके बाद वो मुझसे कुछ सवाल करने लगा कि मैं कहाँ पर पढ़ा हूँ, मैं कहाँ पर रहा करता था, इस जॉब के बारे में मुझे कैसे पता चला, क्या मैंने पैम्पलेट से पढ़ा या अखबार से पढ़ा या टीवी में आ रही ऐड से पढ़ा। मैंने कहा मुझे घर में पैम्पलेट मिला था, मैं इस गांव से आया हूँ, मैं कोलकाता में रह रहा था, मैं इस किराए के मकान पर रह रहा था जहाँ मुझे पैम्पलेट मिला। वो मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में नहीं पूछ रहा था, बल्कि उसका ध्यान तो इस तरफ था कि मुझे इस नौकरी के बारे में पता कैसे चला है। इतनी बातें पूछने के बाद वो अपनी डायरी में कुछ नोट करने लगा। उसने मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरे बारे में सब कुछ पूछा और उस डायरी में नोट कर लिया। उसके बाद उसने कहा, अब मैं तुम पर सवालों की बारिश करने वाला हूँ। मैं पता करना चाहता हूँ तुम कितने इंटेलिजेंट हो। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा, तुम्हारे पास 5 सेकंड होंगे। जल्दी जल्दी जवाब देते जाना और ज़्यादा सोचने की कोशिश मत करना। जो दिमाग में आता है वो बोल देना। मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ना चाहता हूँ, आखिर उसमें कितनी इंटेलिजेंस भरी हुई है। वो हर सवाल दागता गया, मैं जवाब देता गया। वो ज़्यादा मुश्किल सवाल कर ही नहीं रहा था। मैं दिन के वक्त क्या खाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या पहनता हूँ, वहाँ कितने मॉल हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस रंग को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे जूते किस नंबर के आते हैं, मैं बाल कैसे कटवाता हूँ। वो एक एक करके ऐसे आसान से सवाल दागता जा रहा था जिनका जवाब तो बड़ी आसानी से दिया जा सकता था, लेकिन काफ़ी देर तक ऐसे सवाल वो दागता रहा तो मेरा भी गला सूख गया था। उसके बाद मेरी आवाज़ जैसे कांपने लगी थी और वो और सवाल पूछे जा रहा था। तो मैंने कहा, सर 1 मिनट, मेरा गला थोड़ा सा बैठा जा रहा है, अगर आप थोड़ा धीरे सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा। इतनी तेज़ी से मैं जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद उसने इशारा किया, तो चलो जूस पी लो, उसके बाद जवाब दे देना। तुम्हें 5 मिनट मिलते हैं, थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं और सवाल पूछूंगा जिनके जवाब तुम्हें देने होंगे। मैंने वो पूरा जूस का ग्लास पी लिया। उसके बाद वो बुजुर्ग इंसान मेरी तरफ देखे जा रहा था
और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगा तो मैं नजरें छिपाने लगा था। मुझे थोड़ा सा डर था, आखिर ये इतनी तेजी से सवाल पूछ रहा है, ये मेरे बारे में जानना चाहता होगा, मैं कितना तेज दिमाग हूँ ये पता करना चाहता होगा, और कहीं इसे सच में पता चल गया कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक नहीं हूँ, मुझे कई चीज़ों के बारे में नहीं पता है और वो मुझे जाने को ना कह दे। ये नौकरी से मुझे हाथ धोना ना पड़ जाए क्योंकि इसमें ही शायद अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। वो मेरी तरफ देखकर समझ गया था कि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, इसीलिए वो उठकर बाहर घूमने के लिए चल पड़ा। उसने कहा, मैं गार्डन में थोड़ी सी हवा खाकर आता हूँ, तुम यहाँ थोड़ा आराम करो। मैं भी काफ़ी थक गया था और बाहर भी अंधेरा हो गया था। मैं सोच रहा था क्या करूँ, कैसे सवाल पूछे जाएंगे और उनके कैसे जवाब दूंगा। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी, मेरे दिल की धड़कन जैसे तेज़ होने लगी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे आंखों के सामने अंधेरा सा छाना शुरू हो गया था, जिसके बाद मैंने सोचा यहीं सोफे पर लेट जाता हूं, मेरे दिमाग की तरफ खून का दौरा होगा, उससे ये घबराहट थोड़ी कम होगी। मैं वहीं पर लेट गया और मैंने आंखें बंद कर ली। मैं काफ़ी थक सा गया था, इसलिए महसूस हुआ जैसे नींद आ रही हो। मैं वहाँ पर झपकी लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और 5 से 10 मिनट बाद वो बुजुर्ग मेरे सामने खड़ा था और मुझे हिला रहा था। एकदम से मेरी आँख खुली और मैं इधर उधर देखने लगा। पहले तो दिमाग मेरा बिल्कुल सन्न सा महसूस हुआ। उसके बाद उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी आँख लग गई थी, काफ़ी दूर से आए हो, कोई बात नहीं, ये लो, एक और जूस का गिलास पीना हो तो पी लो, अगर पानी पीना चाहते हो तो वो भी बता दो, वो ले आता हूँ। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सोफे पर चुप करके बैठ गया और ज़्यादा कुछ मांगने नहीं वाला था। उस बुजुर्ग ने अब और कई सवाल किए और मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में भी वो पूछ रहा था। मैं कहाँ पर पढ़ा हूँ और कैसे मेरी ज़िंदगी बीती है, और मैं हर चीज़ उसे बता चुका था। मैं अपने पढ़ाई के सारे सर्टिफिकेट उसे दिखा चुका था और उसने कहा, ठीक है, अब तुम्हें काम मिल सकता है, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान गया हूँ, मुझे तुम पहले ही पसंद आ गए थे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से मुझे जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं तनख्वाह दूंगा उससे पहले मेरा जानना भी तो ज़रूरी है। काम थोड़ा सा अटपटा होगा, अगर तुम कर सकते हो तो बता देना, अगर नहीं कर सकते तो मुझे किसी और को ढूंढ कर ला देना, यहाँ पर कम ही लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए। मैंने उससे सवाल किया, जी बिल्कुल, बताइए मुझे काम क्या करना होगा। तो उसने बताया, चलो मेरे साथ चलो। वो मुझे महल के पीछे ले गया, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े खेत थे। खेतों के पार 4 दीवारी नजर आ रही थी, जो इस फार्म हाउस की 4 दीवारी थी, और उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ थे जो शायद जंगल के थे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की खेती की जाती होगी, लेकिन एक तरफ कुछ अजीब सी चीज़ बनी हुई थी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां पर जैसे कब्रें बनी हुई थीं। कब्रिस्तान को देखकर मैं घबरा गया था। आखिर इस फार्म हाउस के अंदर ही कब्रिस्तान को क्यों बनाया गया है, और इस तरह से कब्रें क्यों सजा कर रखी गई हैं। आसपास पेड़ों को लगाया गया था जिस पर फल लगे हुए थे, और यहाँ कब्रों के बीच से रास्ता बनाया गया था। बहुत सारे फूल लगाए गए थे, जैसे घूमने के लिए भी ये गार्डन हो। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, क्या सच में ये असली कब्रें हैं या वैसे ही बनावटी बनाई गई हैं? तो उसने कहा, ये कब्रें असली हैं, इसमें लोगों को दफनाया गया है और ज़्यादातर तो हमारे परिवार के मेंबर हैं। ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और हमारे परिवार में जो भी मरता है उसे यहाँ पर दफना दिया जाता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यहीं पर उसे दफनाया जाए। पिछले 100 से 200 सालों से यहीं पर हमारे पूर्वजों को दफनाया जाता रहा है, और इसकी भी हमें रखवाली करनी पड़ती है। तुम्हारा काम रात के वक्त ही होगा। तुम्हें यहाँ एक लेटर मिलेगा जिस पर काम लिखा गया होगा। वहाँ लिखे हर काम को तुम्हें करना होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि कोई ऐसा काम दे दिया जाएगा जो तुमसे होगा नहीं, या मेहनत इतनी ज़्यादा होगी कि तुम कर ना पाओ। काम तो आसान होगा, लेकिन तुम्हें उस काम को हर रोज़ करना होगा। वो सामने जो 2 कमरे बने हुए हैं, वहाँ पर सारा अच्छा सामान पड़ा है, बेड लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। तुम वहाँ पर जाकर भी बैठ सकते हो जब तुम्हारा काम हो जाए। तुम्हारा काम रात को रखवाली का ही होगा। यहाँ पर जो भी काम लिखा जाएगा बस तुम्हें करना है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। क्या तुम कर पाओगे? मैं घबरा चुका था।
क्या यहाँ कब्रिस्तान में मुझे काम करना होगा? मैंने पूछा, क्या मुझे यहाँ पीछे घर में काम करना होगा, इस महल में काम करना होगा, या यहाँ कब्रिस्तान में काम करना होगा? उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें यहीं पर काम करना होगा। जो काम महल में दिया जाएगा वहाँ भी करना होगा, आगे गार्डन में भी करना होगा, यहाँ पर भी करना होगा, और रात के वक्त तो तुम यहाँ पर रहोगे, दिन के वक्त यहाँ से जा सकोगे। मैं थोड़ा घबरा गया था और डरे डरे मैंने कहा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। यहाँ कब्रिस्तान में मैंने कभी काम नहीं किया, यहाँ पर तो मुझे बहुत डर लगेगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा, डर तो लगेगा, मुझे भी तो डर लगता है रात के समय इन कब्रों के बीच से निकलते हुए, लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा घबराया हुआ था और काम को मना करना चाहता था, लेकिन मैंने फिर भी उत्सुक होकर ये पूछ ही लिया, आखिर मुझे कितने पैसे मिलेंगे? तो उस आदमी ने कहा, तुम्हें 1 लाख मिलेंगे। मैं अब सोचने पर मजबूर हो गया था, लेकिन फिर भी डर मेरे अंदर तक समाया हुआ था। मैं अगर ज़्यादा देर तक ये काम कर पाऊँ तो काफ़ी अच्छे पैसे कमा पाऊँगा, लेकिन तभी उसने और शब्द कहे जिसने मुझे हिला कर रख दिया। उसने कहा, 1 लाख हफ्ते का। और उसके ये कहे गए शब्द मेरे अंदर तक चीरते चले गए थे। मेरे जैसे हाथ पैर जकड़े जा चुके थे, मैं मना नहीं कर सकता था। अगर मैं 2 से 4 साल तक यहाँ पर काम कर पाया तो मैं काफ़ी पैसे जोड़ पाऊँगा, यहाँ मैं मना कर ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने कहा, मुझे चेक मिलेगा या कैश मिलेगा? उसने कहा, जैसी तुम्हारी शर्त होगी वैसे पैसे मिलेंगे। हफ्ते के लेने हो तो हफ्ते के ले लो, कैश लेने हो तो कैश ले लो, अगर तुम सोना या चांदी लेना चाहते हो उसके बदले वो ले लो, जैसे तुम कहोगे तुम्हें वैसे पैसे मिलेंगे। काम में भी कोई चीज़ चाहिए, खाने का सामान चाहिए, तुम बता सकते हो, महंगा हो या सस्ता हर चीज़ मिलेगी तुम्हें। और काम भी तुम्हें 9 से 5 का मिलेगा। वो सामने जो गाड़ी देख रहे हो वो मर्सिडीज, वो तुम्हें मिल जाएगी। जब सुबह तुम्हें छुट्टी हो जाएगी उस गाड़ी को लेकर तुम पास के शहर में जा सकते हो। मैंने कहा, पास में शहर भी मौजूद है? मैं तो काफ़ी दूर से आया हूँ, उस शहर में आपने बुलाया था, वहाँ गाड़ी से मुझे यहाँ पहुँचाया गया। तो उस आदमी ने कहा, यहाँ शहर ये अमीरों का है, अमीर लोगों ने मिलकर यहाँ पर अपने बिजनेस खोले हुए हैं और अमीर लोग ही यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। आम आदमी यहाँ रह नहीं सकते और तुम उस कमरे का 1 दिन का किराया दे नहीं पाते, इसलिए तुम्हें उस शहर के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन अब तो तुम्हारे पास अच्छे पैसे होंगे, तुम मेरा दिन के वक्त काट ली जाया करना, वहाँ जो खर्चा करना हो कर लेना, घूमना फिरना, लेकिन रात के वक्त यहाँ वापिस आ जाना। वो बुजुर्ग आदमी बार बार कह रहा था कि तुम्हें अभी जवाब देना होगा, अगर हाँ करते हो तो इस पेपर पर साइन कर दो, अगर ना करना चाहते हो तो अभी बता दो, तुम्हें उसी शहर में छोड़ दिया जाएगा या तुम जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मैं इतने पैसों को मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। उसने कहा, तुम्हें काम भी आज रात 9 बजे से ही करना होगा और सुबह 5 बजे तुम्हें छुट्टी मिल जाया करेगी, तुम्हें उसी शहर में छोड़ दिया जाया करेगा और तुम अगर वहाँ रहना चाहते हो तो वहाँ रह सकते हो, यहाँ इस फार्म हाउस में रहना चाहते हो तो यहाँ रह सकते हो। मैंने कह दिया कि मैं वहाँ शहर में भी घूमना चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा सा बंद हो जाएगा, मैं शहर में घूमना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वो मान गया। उसके बाद उसने कहा, मैं तुम्हें कम ही मिला करूँगा, तुम्हें पेपर मिल जाया करेगा जिसमें काम बता दिया जाएगा। वहाँ वो लेटर बॉक्स देख रहे हो, वहाँ पर एक लेटर पड़ा होगा जिसमें कागज़ होगा, तुम्हारा आज का काम उसी में बताया गया होगा। वो आदमी इतना कहकर वहाँ से चला गया था, लेकिन जाने से पहले उसने 10,000 रुपए की कड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी थी। उसने कहा, हो सकता है कुछ चीज़ें तुम्हें बाहर से लानी पड़ जाएं, पहले ही पैसे पकड़ लो, बाद में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो आदमी काफ़ी अच्छा था, मुझे पहले ही इस तरह से पैसे दे दिए, मैं खुश हो गया था। वो शायद महल के अंदर चला गया और उसने कहा था, यहाँ महल में अंदर कमरों में झांकने की कोशिश मत करना, बस अपने काम से काम रखना। मैं अब बाहर पहुँच गया था। वक्त जैसे ही 9 बजे का हुआ, मैं यहाँ घूमता घूमता उसी लेटर बॉक्स के पास पहुँच गया। वहाँ से मैंने लेटर निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। लेटर में लिखा हुआ था, वहाँ फलों की टोकरी पड़ी है जिसमें बहुत सारे सेब रखे हुए हैं,
उसमें से एक सेब को निकालना है और एक कब्र के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है, वहाँ उस सेब को उसके अंदर डाल देना है और मिट्टी से ढक देना है। हर कब्र के साथ ऐसा ही करना है। वहाँ 30 से 40 कब्रें थी और उस टोकरी में बहुत सारे सेब पड़े थे। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि इसके साथ और कोई काम बताया नहीं गया था, बस यही पहले दिन का मेरा काम था। तो मैंने उस टोकरी को उठाया, उसमें से एक सेब को निकाला और पहली कब्र से थोड़ी सी मिट्टी को हटाकर सेब को उसमें दफन कर दिया और मिट्टी ऊपर मैंने डाल दी। इसी तरह एक एक करके मैंने हर कब्र के साथ ऐसा ही किया। वहाँ सभी कब्रों के ऊपर मैंने सेब को दबा दिया था और मैंने ध्यान दिया वहाँ 4-5 सेब और बचे हुए थे। मैं सोचने पर मजबूर हो गया इन सेब का क्या करूं, क्योंकि वो सेब बिल्कुल ताज़े थे, लेकिन उसके साथ और क्या करना है मुझे बताया नहीं गया था। तो मैंने एक सेब उठाया और उसे खाता खाता अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं बचपन से ही थोड़ा सा निडर हूँ। मैं कई बार घूमते घूमते दोस्तों के साथ रात के वक्त कब्रिस्तान में जा चुका हूँ। मुझे कभी भी भूत प्रेत का सामना करना नहीं पड़ा। मैं कभी भूतों पर यकीन किया ही नहीं करता था, इसलिए ये काम मुझे आसान लगा। कब्रों के ऊपर सेब को इस तरह से गाड़ते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा था और आसपास से थोड़ी सी आवाज़ आने से ही हर कोई डर जाता है, लेकिन मुझे भी उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं जानता था हवा चल रही है, पत्ते गिरेंगे, झाड़ियाँ हिलेंगी और मैं अपने कमरे के काफ़ी करीब पहुँच गया। उसे खोला और अंदर देखा। काफ़ी आलीशान कमरा था, वो भी अंदर से, जैसे वहाँ चांदी का वर्क दीवारों पर चढ़ा हुआ था। अच्छा सा बिस्तर था, एक फ्रिज थी, एक बड़ी सी एलसीडी लगी हुई थी। दूसरे कमरे में जाकर देखा तो बहुत सारा खाने का सामान पड़ा था। वहाँ सोफे लगे हुए थे और ये 2 कमरे बहुत बड़े बड़े थे, मैं बता नहीं सकता। खिड़कियाँ यहाँ पर बड़ी बड़ी कांच की थी और उसे खोला या बंद नहीं किया जा सकता, बस पर्दे हटाए या लगाए जा सकते हैं। आज पहली रात थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ रखवाली भी करनी होगी या जितना काम बताया गया है बस उतना करके सो जाना है। मैं आज पूरी रात कभी बाहर निकलता, बार बार उस लेटर बॉक्स के पास जाता, उसके अंदर देखता क्या मुझे और कोई काम भी दिया गया है, लेकिन पूरी रात ऐसे ही निकल गई और कोई पेपर मुझे मिला तक नहीं। मैंने उसी पेपर को दोबारा ध्यान से देखा तो उसके नीचे एक लाइन बनाई गई थी और उसके पहले एक क्वेश्चन मार्क डाला गया था। उस लेटर बॉक्स में एक पेन भी था। मुझे पता नहीं था इसका क्या करना है, लेकिन मैं समझ गया इसमें शायद मैं अपने सवाल भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे कोई ख़ास चीज़ चाहिए तो इसमें बता सकता हूँ। यहाँ वो ना तो ड्राइवर था ना कोई और था। सुबह के 5 बजे का वक्त हो गया था और मैं सोच रहा था अब करूँ क्या। यहाँ कोई मुझे दिख तो रहा नहीं। 6 बजे के करीब भी वहाँ पर कोई नहीं आया तो मैंने सोचा उस गाड़ी को लेकर शहर की तरफ निकलता हूँ। उस गाड़ी के अंदर ही चाबी लगी हुई थी तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसमें पेट्रोल की टंकी भी फुल थी तो मैंने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ाई। जहाँ से हम आए थे वो वाला गेट बंद था, लेकिन रास्ता बना हुआ था पीछे वाले उस गेट की तरफ जाने का। मैं उस गेट की तरफ बढ़ चला और पास जाकर मैंने देखा उसका गेट खुला था। वहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं था और तब भी मैं सोचता रह गया इतने बड़े फार्म हाउस को संभालता कौन है, साफ सफाई का काम कौन करता है। मुझे तो रात को भी कोई नज़र नहीं आया था और सुबह के 6 बजे का वक्त हो गया है, इतनी रोशनी हो गई है, अब भी कोई नज़र नहीं आ रहा और मुझे शरीर में जकड़न सी महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ शरीर जकड़ा जकड़ा सा महसूस हो रहा है। शायद यहाँ पर मौसम ही ऐसा होगा, शायद मुझे ऐसे मौसम से एलर्जी होगी। ऐसा लग रहा है मेरे सारे शरीर को जैसे बांधा गया हो, जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा हो। मैं यहाँ शायद दवाई खाने की कोशिश करूँगा जिससे मेरा शरीर ठीक हो जाए। शहर में जाकर किसी डॉक्टर से मिलता हूँ। मैं पीछे वाले गेट से गाड़ी लेकर आगे निकल गया और वो जंगल के बीच से बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता जा रहा था। वहाँ पर कई साइन बोर्ड लगे हुए थे। उस शहर की तरफ जा रहा था वो रास्ता और मैं आगे बढ़ता चला गया इस सुंदर से जंगल के बीच से। आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मन की तमन्ना पूरी होने वाली है। अच्छी तनख्वाह, अच्छी नौकरी, अब मैं जीवन में सफल हो जाऊंगा। भले ही ज़्यादा समय तक मैं यहाँ पर काम ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी इतने पैसे तो कमा ही लूँगा, कोई अच्छा सा बिजनेस खोल ही लूँगा।
वहां जंगल से बाहर निकलते ही मुझे सामने एक सुंदर सा शहर नजर आया। ये शहर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, इसमें बाहर निकलने के कई रास्ते बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। जैसे ही मैं शहर के अंदर पहुंचा, वहाँ कई दुकानें थीं, वहाँ हर तरह के रेस्टोरेंट बने हुए थे, कई मॉल बने हुए थे। आखिर यहाँ पर इस तरह का शहर मौजूद है मुझे पता ही नहीं था। अगर पता होता तो मैं पहले ही यहाँ पर आ जाता। मैं इस शहर के बारे में नहीं जानता। मैंने लोगों से पूछा आखिर इस शहर का नाम क्या है, तो सबने बताया रसपुरा। रसपुरा? आखिर ये शहर वेस्ट बंगाल में है भी मुझे तो पता ही नहीं था। आखिर इस तरह की बिल्डिंग्स इस छोटे से शहर में मौजूद हैं मुझे तो कभी पता ही नहीं था। और ये शहर भी जंगल के बीच में बना हुआ था, जैसे मैं किसी और ही देश में पहुंच गया हूं। वहां घूमने आए लोगों की भीड़ लगी हुई थी और कोई भी मुझे जैसे गरीब लगा ही नहीं। हर किसी ने सुंदर और महंगे कपड़े पहने हुए थे। ये जैसे सच में अमीरों का शहर था। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहां पर मैंने खाना खाया और वो खाना बहुत ही अच्छा था। मुझे नहीं पता था उसका बिल कितना बनेगा, लेकिन मेरे पास वो बूढ़े अंकल का कार्ड था, वो फार्म हाउस के मालिक का कार्ड, और मैंने उसे स्वाइप किया और तब मुझे पता चला बिल 25,000 बन गया था सिर्फ इतने से खाने का। मैं थोड़ा सा घबरा गया। अगर ये पैसे मेरी तनख्वाह से कटेंगे तो मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर सस्ता खाना ही खाना होगा। और उन्होंने बताया था यहाँ पर महंगे महंगे रेस्टोरेंट हैं, अमीर लोग ही यहाँ पर आते हैं, तो मुझे यहाँ खर्च ध्यान से ही करना होगा, पैसे बचाने होंगे। मुझे कुछ पता नहीं है। पूरा दिन मैं घूमता रहा, लेकिन वहाँ पर और कुछ खाया तक नहीं, कुछ खरीदा तक नहीं। मुझे ये पता करने में पूरा दिन लग गया यहाँ सस्ते स्टोर कहाँ हैं, यहाँ पर कोई सस्ता ढाबा भी है या नहीं। मुझे एक सस्ता सा रेस्टोरेंट भी मिल गया, एक सस्ती कपड़ों की दुकान भी मिल गई, और उसके बाद कुछ सामान खरीद कर मैं दोबारा उसी फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। समय शाम के 6 बजे का हो गया था और पूरा दिन मैं घूमता रहा था। बहुत मज़े किए मैंने। मुझे ये काम सच में बहुत पसंद है। रात के वक्त भले ही मुझे कब्रिस्तान में घूमना पड़ता है, मुझे अंधेरे में रखवाली करनी पड़ती है इतने बड़े फार्म हाउस की, लेकिन फिर भी पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं लगभग 7 बजे वहाँ फार्म हाउस में पहुँच गया और मैं वहाँ थोड़ा बहुत गार्डन में घूमने के बाद अपने कमरे में आ गया। मैंने फ्रिज में देखा खाने का बहुत सारा सामान था और वहाँ पर ताज़ा सामान भी सोफे के आसपास रखा हुआ था। वो काफ़ी सारा सामान था, इतना तो मैं खा भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता ये कौन रख कर गया, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला कोई रख कर गया होगा। मैंने वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन किया और उसके बाद वहाँ रेस्ट करने लगा और लगभग 8:45 बजे मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर बहुत अंधेरा था और मेरे काम का समय हो गया था। मैं बाहर जल्दी से चलकर उस महल के एक तरफ गया जहां पर वो लेटर बॉक्स बनाया गया था। उसके अंदर एक लेटर होगा। मैंने हाथ डाला तो वहां पर एक लेटर था, साथ में एक पेन भी था। मैंने पेन भी निकाल लिया क्योंकि मैं सोच कर आया था आज कुछ ना कुछ वहां पर लिखूंगा जो मुझे चाहिए होगा, कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ ही लिख दूंगा। मैंने सबसे पहले वो पेपर निकाला और वहां पर लिखा हुआ था इस टोकरी में सेब होंगे। आज फिर से उन सेबों को निकालना है, वहाँ कब्रों को थोड़ा थोड़ा खोदना है, सेब उसमें डाल देने हैं और मिट्टी ऊपर डाल देनी है। लेकिन आज उसके बाद एक और काम लिखा हुआ था। वहाँ पर बताया हुआ था कि यहाँ जो भी पौधे ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिनकी कटाई ज़रूरी है, कुछ खराब है, तुम्हें आसपास चेक करना होगा। बस जो भी खराब लग रहा है उसे अगले पेपर में लिख देना है। ठीक है, आज कुछ और अच्छा काम मिला है। सबसे पहले तो मैं इन सेबों को उन कब्रों के अंदर गाड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं एक एक करके सेब को कब्र में डाल रहा था और तभी मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई, तो मैंने सोचा एक सेब खा ही लेता हूँ। तो मैंने उसमें से एक सेब निकाला और उसे तेजी से खा गया। अभी 2-3 कब्रों में ही मैंने सेब डाले थे, इतने में अपना सेब मैंने खत्म भी कर लिया। मैं और ज़्यादा सेब नहीं खाना चाहता था क्योंकि अब मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका था। उसके बाद मैंने एक एक करके उन सेबों को कब्रों में डालना शुरू कर दिया और जैसे ही मैं आखिरी कब्र में पहुंचा, वो टोकरी खाली हो चुकी थी।
उसमें कोई सेब नहीं था। मैं परेशान हो गया। यहाँ आज तो पूरे पूरे सेब रखे हुए थे। मुझे यहाँ पर भी वो खाया हुआ सेब डालना जरूरी था। अब मैं क्या करूं? मैं काफी देर तक इधर उधर देखता रहा। कोई मुझे देख तो नहीं रहा। किसी को क्या पता चलेगा। मैंने एक पास में पड़ा पत्थर लिया, वहां खड्डा खोदा और उसमें पत्थर डाल दिया। मैंने कहा, हाँ चलो, सब जगह पर मैंने सेब डाल दिए हैं। मैं वहां से उठा और पेपर को लेकर आगे बढ़ने लगा। वहां गार्डन में कुछ फूल ज़्यादा आगे तक बढ़े हुए थे, कुछ टहनियाँ आगे तक बढ़ी हुई थी, कहीं पर घास ज़्यादा बड़ा था, कई फव्वारे सही से काम नहीं कर रहे थे और मैंने हर चीज़ के बारे में वहां पर लिख दिया। उसके बाद मैंने दोबारा उस लेटर को उस बॉक्स में डाल दिया और मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ चला। मैं यहाँ सोच रहा था, मैंने अपना काम कर दिया है, अब शायद मुझे और काम नहीं मिलेगा। सुबह लगभग 4 बजे के करीब मैं यहाँ आऊँगा लेटर बॉक्स को देखने के लिए, और कोई काम होगा तो वो भी कर दूंगा। मुझे नहीं लगता वैसे और कोई काम मिलेगा। मैं वहाँ अपने कमरे की तरफ आ रहा था और तभी मुझे लगा आसपास कोई है। आज पहली बार मुझे कब्रिस्तान में डर लग रहा था। ये आवाज़ अजीब सी थी। हवा से ऐसी आवाज़ नहीं आती। हमेशा जब भी मुझे डर लगता है, आसपास से आवाज़ से मैं घबराता हूँ, तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ ये आवाज़ कहाँ से आई होगी। ज़रूर हवा से आई होगी, मेरा पैर किसी से टकराया होगा। लेकिन आज बार बार आसपास से आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे छुपकर कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं पीछे मुड़ता, मुझे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन मैं जैसे ही अपने कमरे के बिल्कुल बाहर तक पहुंच गया था, मुझे एक पेड़ के पास कोई खड़ा हुआ नजर आया। वो जैसे ही रोशनी में आया, मैं डर सा गया। उसका शरीर कटा फटा सा लग रहा था। उस पर कई कट के निशान बने हुए थे, लेकिन वो चेहरा बिल्कुल साफ था, बिल्कुल जैसे जिंदा इंसान का चेहरा हो, बस शरीर ही किसी मुर्दे का लग रहा था। उसके बाद अचानक उसके पैर जैसे जमीन में समाना शुरू हो गए। वो बस इतना ही बोल रहा था, मेरा सेब कहाँ है, मेरा सेब कहाँ है। वो बार बार इस तरह से कहता जा रहा था और जैसे जैसे वो एक कदम आगे बढ़ा रहा था, उसके पैर जमीन में गड़ते जा रहे थे, जैसे कोई मुर्दा जमीन से निकला हो और दोबारा जमीन में समाता जा रहा हो। जैसे ही वो बिल्कुल मेरे करीब तक पहुंचा, पूरा का पूरा उसका शरीर जमीन में समा गया और मैं वहां डरा सा भागने लगा अपने कमरे के अंदर की तरफ। मैंने कुंडी लगा ली और मैं सोफे पर बैठकर डरा सहमा सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा और ये बोलता रहा, मेरा सेब कहाँ है, मेरा सेब कहाँ है। मैं अब ये सोच रहा था, यकीनन ये कोई मुर्दा है, ये उसी कब्र से निकला है जिसमें मैंने सेब नहीं डाला। उसके बाद वहां खिड़की के पास उसने एक पत्थर फेंक दिया और ये वैसा ही पत्थर था जैसा मैंने उस कब्र में डाला था। उसके बाद वो वहां से चला गया, लेकिन मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। सुबह के 5 बजे मैं अपने कमरे से बाहर निकला और भागता हुआ मैं लेटर बॉक्स के पास गया। मैंने वहां से लेटर निकाला और पेन से लिखने लगा। मुझे आज एक भूत मिला था जो कब्र से निकला था, वो मुझे कुछ ना कुछ कर देता। मैंने वहां सच्चाई भी लिख दी कि गलती से मैंने एक सेब खा लिया और आखिरी कब्र में मुझसे सेब रख नहीं हुआ, इसलिए शायद वो मुर्दा ही उठकर मुझसे सेब मांगने लगा। मैंने सच्चाई बता दी और उस लेटर को वहीं बॉक्स में डाल दिया। आज मैं काफ़ी घबराया हुआ था और उस शहर में जाना नहीं चाहता था। वैसे भी पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। मैं डरा जागा रहा, बाहर देखता रहा। इसी कारण आज नींद आ रही थी, तो मैं आज सो गया। मैं जब उठा तो दोपहर का समय हो गया था। मैंने फ्रिज खोली तो उसमें सामान पड़ा था। मैंने फल सब्जियां ऐसे कच्ची ही खा ली क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। उसे खाकर मैं फिर से सो गया। जब मैं उठा लगभग रात के 8 बज चुके थे। मैं इतना लंबा सोया था, इससे पहले इतनी ज़्यादा नींद मुझे आती ही नहीं, लेकिन शायद कल मैं डर गया था इसलिए इतना ज़्यादा सोया था। अंधेरा हो चुका था। मैं सोफे पर बैठ गया और टीवी लगाकर देखने लगा। आज काफ़ी अजीब सी खबरें आ रही थी। मैं चैनल बदलता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। कल का असर मेरे दिमाग पर था और मैं कुछ अच्छा सा हंसने वाला देखना चाहता था जो टीवी पर आ ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं इधर उधर घूमने लगा,
लेकिन फिर भी उस कब्रिस्तान में जाने का मन नहीं कर रहा था। लगभग 8:45 बजे मैं कमरे से बाहर निकला क्योंकि ड्यूटी का समय तो हो गया था। मैं सीधा उस लेटर बॉक्स के पास गया, उसमें से लेटर निकाला और उसमें लिखा था, यहाँ टोकरी में सेब पड़े हैं, आज ध्यान रखना उनका खाना खुद मत खा लेना, और ज़्यादा सेब डाले गए हैं, जिसको कल नहीं दिया था उसको आज 2 सेब दे देना। जैसा उसमें बताया गया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। हर एक कब्र पर मैंने एक ही सेब डाला, जबकि उस आखिरी वाली कब्र पर मैंने 2 सेब रख दिए। उसके बाद मैं खुश था, आखिर वो आत्मा, वो भूत मुझे तंग करने के लिए नहीं आएगा। और मैं और काम करने लगा। वहाँ पेपर में और भी छोटे छोटे काम बताए गए थे। उसमें बताया गया था दीवारों को चेक करना है, वहाँ पर दरारें तो नहीं आई, वहाँ पर रंग का कोई काम तो नहीं बचा हुआ, क्या आसपास की गई फेंसिंग सही है। ये छोटे मोटे काम थे और मुझे पसंद आ रहे थे। हर रोज़ कोई नया सा काम और धीरे धीरे पूरे फार्म हाउस का ख्याल रखना, शायद यही मेरा काम होगा। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन अब मुझे फिर से महसूस होना शुरू हो गया आसपास कोई है, और इस बार काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी किसी के चलने की। मैं इधर उधर देखता लेकिन कोई नज़र नहीं आता। मैंने टॉर्च की रोशनी मारने शुरू कर दी उस तरफ जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, और मैंने देखा यहाँ नीचे से आवाज़ें आ रही थी, जैसे मिट्टी पर कोई चल रहा हो, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं, ज़मीन के नीचे की तरफ। हर कदम पर जैसे मिट्टी थोड़ी सी उठती। मैं अब सोचने लगा था, वो भूत क्या आज भी मेरा पीछा कर रहा है, फिर से मुझसे सेब मांगने की कोशिश करेगा। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। मैं अपने कमरे की तरफ भागने लगा, और तभी मुझे वहाँ कई चेहरे नजर आए। वहाँ कई लोग थे, लगभग 30 के करीब होंगे। वहाँ वो लोग हाथ में सेब पकड़े जैसे मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। हमें सिर्फ एक ही दिया, हमें एक क्यों दिया, उसे 2 क्यों दिए? ऐसे सवाल हो रहे थे। मैं घबरा गया था। मेरे पास और सेब नहीं थे, मैंने हाथ खाली दिखा दिए। उसको कल नहीं दिया इसलिए 2 दे दिए। मेरे पास और सेब नहीं है। लेकिन मैंने बस इतना ही कहा और वो दोबारा जमीन में समाना शुरू हो गए। आज वो मुझसे कुछ मांग नहीं रहे थे। शायद मैंने सही जवाब दे दिया, इसलिए वो भूत यहाँ से जा रहे थे। इसके बाद मैंने बाकी के काम भी पूरे किए और मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, लेकिन मन में फिर भी डर तो था ही। और लगभग 1 बजे के करीब मैं अपने कमरे में आ गया और सो गया। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली और मैं एकदम हक्का बक्का सा रह गया। मुझे लगा रात को मुझे सोना नहीं चाहिए था और काम देख लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। उसके बाद मैं गाड़ी की तरफ जाता हुआ उस लेटर बॉक्स में देख रहा था, वहाँ पर नया लेटर कोई नहीं था। तो मैंने गाड़ी उठाई और शहर की तरफ बढ़ चला। पीछे के गेट से निकलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आज मैं बाहर कुछ खर्च कर ज़रूर आऊँगा। अगर उसने काट दिया है तो खर्चे भी अच्छे ही करूँगा। फिर भी पैसे बचाने की कोशिश तो थोड़ी बहुत होगी ही मेरी। मैं शहर में पहुंच चुका था और वहां पर एक स्विमिंग पूल के करीब मैं बैठ गया और लोगों को ताकने लगा। वहां काफ़ी अमीर लोग आए हुए थे और वहां शायद पार्टी चल रही थी। ये ओपन पार्टी थी और हर कोई उस पार्टी में जाकर नाच रहा था। लेकिन तभी मेरा ध्यान एक आदमी पर पड़ा। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था और मैं सोचने पर मजबूर हो गया, उसे कहाँ पर देखा है। काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन जब मुझे याद आया मैं बुरी तरह से डर गया। ये वही आदमी का चेहरा था जो मुझे कल नजर आया था। ये वो था जिसे सेब चाहिए था। इसे मैंने सेब नहीं दिया था और ये पत्थर फेंक कर चला गया था। मैं वहाँ काफ़ी डर गया और उसकी नज़र भी जब मुझ पर पड़ी तो वो भी थोड़ा घबराया हुआ दूसरी तरफ भाग गया। मैं भी डरा हुआ था। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। क्या वो भूत मेरा पीछा कर रहा है? मैं इस तरफ भाग चला और उसके बाद आगे मुझे कई चेहरे दिखे जो जाने पहचाने थे। कल इतने भूत दिखे थे, वो सब आज यहाँ पर घूमते हुए लोगों की तरह नजर आ रहे थे। ये लोग मुर्दा हैं या जिंदा हैं? कहीं ये मुझे डराने के लिए रात को इस तरह से भूत बनकर तो नहीं आते, लेकिन ये मिट्टी में समाते हैं, वो सब तो मुझे देखने में असली लगता है। ये है क्या? इसके बाद एक बुजुर्ग मुझसे डरकर आगे की तरफ भाग रहा था। ये वैसा ही बुजुर्ग लग रहा था जैसा मैंने कल रात देखा था।
मैं उसके पीछे भागने लगा और वो तेज हो गया। वो मुझसे डर रहा था, लेकिन एक चौराहे के पास मैंने उसे पकड़ लिया। मैं उसे अकेले में ले गया और वो जैसे अपनी सांस चढ़ाकर बैठा था। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी, लेकिन मैंने उससे जैसे ही सवाल करने शुरू किए, उसके बाद वो भी थोड़ा हैरान सा हो गया। मैंने उससे कहा, तुम तो रात को मुझे नजर आते हो, तुम भूत हो। तुम यहाँ पर जिंदा हो या मरे हुए हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। भूत तो रात को नजर आते हैं ना, तुम मुझे दिन के वक्त क्यों नजर आ रहे हो? इसके बाद वो हैरानी से देखने लगा। मैं भूत हूं? तुम भूत हो। तुम मुझे रात को नजर आए थे। तुम सेब वहां पर रख कर नहीं गए। मुझे लगा था जैसा पेपर में बताया गया है कि सेब कोई ना कोई रख कर जाएगा, मुझे लगा तुम रख कर जाओगे, लेकिन तुम सेब रख कर नहीं गए, बल्कि मैं तुम्हारे पीछे जाता रहा और तुम भागते रहे। उसके बाद तुम जमीन में समा गए। उसके बाद मैंने कहा, पागल हो, मैं जिंदा हूं, मैं जमीन में कैसे समा सकता हूं? तुम थे भूत, तुम मेरे सामने जमीन में समा गए। उसके बाद वो भी हैरान था। उसने कहा, मैं वहां पर उस फार्म हाउस में काम करता हूं, वो कब्रों के पास मुझे काम करना पड़ता है और तुम जमीन से निकलते हो। मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं और मुझे तुम पिछले कुछ दिनों से नजर आना शुरू हुए हो। मैंने कहा, मैं तो पिछले कुछ दिनों से काम करना शुरू हुआ हूं और तुम मुझे तभी से नजर आए हो। वो हैरानी से देख रहा था और तभी मैंने उससे कहा कि वो देखो, वो भी भूत मुझे नजर आया था। तो उसने कहा, हाँ मुझे भी वो नजर आता है, यहां भी कभी कभी दिखता है, मैं भाग लेता हूं। आज उसे पकड़कर पूछते हैं। वो जल्दी से वहां गया, मैंने भी उसे पकड़ा और उसके बाद हमने उससे सवाल किए और उसके जवाब सुनकर हम हैरान थे। उसने कहा, मैं भी उस फार्म हाउस में काम करता हूं और 1.5 साल से वहां पर काम कर रहा हूं। कुछ दिनों से थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि सेब सही से नहीं मिल रहे। 2 सेब मुझे कम मिले हैं। और उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ 2 सेब कम मिले हैं। एक दिन 1 सेब गायब था, एक दिन और 1 सेब गायब था, पता नहीं किसी ने खा लिए होंगे। इसके बाद मुझे लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये कोई भूत वूत नहीं है, ये जिंदा हैं, लेकिन रात को मुझे भूत क्यों नजर आते हैं? तो मैंने उस बुजुर्ग को कहा, यहाँ शहर से बाहर दूसरे शहर में जाकर देखते हैं, मुझे तो उस फार्म हाउस में गड़बड़ लगती है, यहाँ से चलते हैं। तो उस बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा सा निराश था। उसने कहा, यहाँ से जाने की मैंने कोशिश तो की है, लेकिन इस शहर के बाहर जैसे जंगल कभी खत्म होता ही नहीं। मैं आगे तक गया था लेकिन डर कर वापस आ गया। वहां मैं उन्हें उस जंगल से बाहर जाने को कह रहा था, लेकिन हर कोई डरपोक सा था। वो उस जंगल से बाहर जाना ही नहीं चाहते थे और वो हमेशा वापस फार्म हाउस में चले जाते हैं। मुझे कभी नजर नहीं आते, लेकिन मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता था। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे बाहर जाकर पुलिस को बताना चाहिए। उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की, सिर्फ मुझ में थी और मैंने गाड़ी को उठाया और उसके बाद जंगल में आगे वाले रास्ते की तरफ बढ़ चला। वहाँ कई साइन बोर्ड थे कि आगे रास्ता बहुत खतरनाक है, टूटा हुआ है, आगे टेररिस्ट हैं, आगे खतरा बहुत ज़्यादा है, आगे दूसरे देश का बॉर्डर आ गया है। हर साइन बोर्ड के आगे मैं निकलता जा रहा था। मुझे इस जंगल से बाहर जाना था, किसी और शहर में जाना था, कुछ तो आएगा। और वहाँ जब जंगल खत्म हुआ तो मेरे होश उड़ गए। आगे काला सा आसमान और ज़मीन भी काली। मुझे सड़क नज़र नहीं आ रही थी, ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, आसमान नज़र नहीं आ रहा था। ये तो जैसे जंगल का कोना नहीं, दुनिया का कोना था। क्या मैं दुनिया के कोने पर पहुंचाया था? क्या ये एक सच्चाई है ही नहीं? ये फार्म हाउस में कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ कैद करके रखा गया है, यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? मुझे शुरू से शक हुआ था उस जूस को जब मैंने पिया था, उसके बाद से सब कुछ अजीब लग रहा है। आज भी जकड़ा जकड़ा सा लग रहा है, जैसे ये सच्चाई ना हो, जैसे मैं सपने में जी रहा हूँ। मैंने गाड़ी तेज की और उस अंधेरे में जा घुसा और तभी मेरी आंखें खुली। मैं एक बेड पर लेटा हुआ था, मेरे सर पर एक मशीन लगाई गई थी, उसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई थी जिस पर कुछ नंबर चल रहे थे। मैंने वो सब कुछ हटाया, मेरे शरीर में सुइयां घुसाई गई थी और जैसे मेरा शरीर सूख चुका था। मुझसे बड़ी मुश्किल से उठा गया और आसपास मुझे और कोई नज़र नहीं आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा
और मैंने एक पर्दा हटाया और मुझे आगे एक और बेड नज़र आया जिसमें एक और आदमी लेटा हुआ था, वैसा ही कोई जान पहचान वाला जैसा मुझे वहाँ कब्रों में दिखाई देता है। मैंने कई पर्दे हटाए, वहाँ कई लोग लेटे हुए थे। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन कोई उठ नहीं रहा था। उसके बाद मुझे समझ में आया हमें यहाँ पर कैद करके रखा गया है और मैं उस फार्म हाउस में रात में काम नहीं किया करता था। वो तो जैसे मेरे दिमाग में झूठे सपने दिखाई जाते थे। यहाँ पर मुझे उस जूस का गिलास पिलाकर ही कैद कर लिया गया होगा। मैं उसके बाद उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगा। शरीर कमज़ोर सा हो गया था लेकिन फिर भी जान थी। वो जो लेटे हुए थे वो तो हड्डियों के ढांचे बन गए थे। उसके बाद मैंने वो टूटा हुआ दरवाज़ा खोला। मैं उसी महल में था। मैं बाहर की तरफ भागता गया। मैंने वो गेट खोला और मैं पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे वहाँ से मैं बच निकला था। मैं लगभग 2 घंटों तक वहाँ से चलकर बाहर की तरफ जाता रहा। मुझे लगा वो मेरा पीछा करेंगे। बड़ी मुश्किल से उस छोटे शहर में पहुँचा मैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में पहुँचते पहुँचते मेरे होश उड़ गए थे। मैं बेहोश हो गया। मुझे पानी पिलाया गया, मुझे खाना खिलाया गया और तब पुलिस ने मेरा बयान लिया। मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे एक अस्पताल में ले जाया गया और उसके बाद दूसरे ही दिन मुझे वहाँ पर दोबारा ले जाया गया। उस महल में, उस फार्म हाउस में पुलिस की रेड पड़ी थी वहाँ पर और नीचे से कई लोगों को बचाया गया। पुलिस ये समझने में नाकाम थी आखिर सब लोगों को यहाँ पर इस तरह से क्यों रखा गया है। किसी को होश नहीं आ रही थी। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते तक उनका इलाज चला। बड़ी मुश्किल से उन्हें दोबारा होश आया और मुझे देखकर हर कोई हैरान था। उन्हें जब सच्चाई का पता चला तो वो डरे हुए थे और पुलिस उस बूढ़े आदमी को ढूंढती रह गई। वो मिला ही नहीं। उसके बाद इस खबर को कहीं पर बताया नहीं गया, जैसे इसे छिपा लिया गया। मुझे बस यही कहा गया मैं किसी को ना बताऊं कि वहां हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहा और धमकियां देता रहा, मैं सबको बता दूंगा। मुझे पूरी सच्चाई जाननी है, तभी मैं मुंह बंद कर रखूंगा। मुझे जब सच्चाई का पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे वैम्पायर्स दुनिया में पाए जाते हैं जो ऐसे घरों को बनाते हैं, लोगों को कैद करके रखते हैं और उनके हर रोज खून चूसते रहते हैं। उन्हें सपने दिखाए जाते हैं और वो झूठी दुनिया में जिंदगी जीते रहते हैं। बहुत पैसे वाला कोई काम करते रहते हैं जबकि सच्चाई में उनका रोज खून चूसा जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैं भी इसीलिए बच पाया क्योंकि सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए थे वहां पर मुझे। मेरे पास शरीर में शक्ति थी इसलिए मैं उठ पाया। वहाँ से सोच थी इसलिए मैं बाहर निकल पाया और मुझ में कुछ जान बची थी जो मैं दूसरे शहर में आ सका, वरना इन ठिकानों को ढूंढा नहीं जा पाता। अब भी दुनिया में इन पिशाचों के कई ठिकाने हैं और पुलिस उन्हें ढूंढती रह जाती है। कभी पिशाच पकड़े नहीं जाते, हमेशा ठिकानों पर छापे पड़ते हैं और लोगों को बचाया जाता है। पिशाच हमेशा की तरह गायब हो जाते हैं जैसे वो पहले से जानते हों वहां कोई आ रहा है। आज भी पुलिस उस पिशाच को ढूंढ रही है और मैं दोबारा कोलकाता में आ चुका हूं। मैं यहाँ अच्छी जिंदगी जी रहा हूं और मुझे सही सा काम मिल ही गया। लेकिन 6 महीने बाद मुझे एक विजिटिंग कार्ड मिला और एक लिफाफा मिला। उस विजिटिंग कार्ड को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये उसी तरह का एक और विजिटिंग कार्ड था और उस लिफाफे में 40,000 रुपए थे और एक कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा था 3 दिनों के तुम्हारे पैसे। मैंने ये किसी को नहीं बताया और ये बात जैसे रहस्यों की दुनिया में दफन हो गई। मैं नहीं जानता इस दुनिया में और क्या क्या हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आम जनता को पता नहीं होता। सच्चाई आंखों के सामने भी नजर नहीं आती। कई लोग इस तरह से शायद वहां काम कर रहे होंगे, ऐसे ठिकानों पर जो सच लगते हैं लेकिन सच होते नहीं।